मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम बात करें सीटेट पेपर 2 क्लास 6 टू 8 के लिए ये प्रैक्टिस सेट है। टोटल 24 सेट हम आप लोग को इस वीडियो में देंगे और ये जो 2400 सेट आप लोग को देंगे वो 2400 आप लोग का जो होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा। ये कब का पूछा गया है तो 10/1/2023 को जो पूछा गया उसी पे आज हम लोग बात कर रहे हैं। देख रहे हैं सामाजिक अध्ययन शिक्षक हेतु है, पेपर 2 है, दिसंबर 2022 का है और एग्जाम हुआ था 10/1/2023 को। ये क्या बाल विकास एवं शिक्षण विधि की बात करें, बाल विकास एवं शिक्षण विधि। तो अभी हम सीडीपी और एसएसटी की इस वीडियो में बात करेंगे। टोटल 90 क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। लैंग्वेज पेपर का अलग से वीडियो देंगे क्योंकि एक ही वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ हम लोग। बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। सही उत्तर आपका होगा संवेगात्मक, ऑप्शन सी। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। देखिएगा, बालक में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस तरह बाल विकास सिद्धांत के अनुसार यदि बालक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तभी वह सामाजिक कार्य में भाग लेगा और उसका संवेग स्थिर रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत बताता है कि सभी बच्चे के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है, सभी बच्चों की वृद्धि की गति एक जैसी होती है। विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिएगा, बच्चे के विकास और वृद्धि की गति में अंतर होता है। सभी उम्र के बच्चे अलग अलग होते, तो सभी का जो होता है उनका डेवलपमेंट अलग अलग तरीकों से होता है। उसका इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, उसकी संस्कृति पे डिपेंड करता है कि उसकी किस प्रकार से उसका इन्वायरमेंट है, उसकी संस्कृति किस प्रकार से, उसी प्रकार बच्चों का विकास होता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं? बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं? तो सीखते हैं समाजीकरण व उत्संस्करण के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधि आदि सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। 4 नंबर मेरा क्वेश्चन है, जिन प्याजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौना को खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता डैश अवस्था में पाई जाती है। इस विशेषता को डैश कहा जाते हैं। इस विशेषता को क्या कहते हैं? तो इस विशेषता को संवेदी चालक, ये बालक में यह विशेषता संवेदी चालक और वस्तु अस्थायित्व होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए, संवेदी चालक और वस्तु अस्थायित्व होता है। देखिएगा, वह उसे भूलने के बजाय खिलौना को खोजने की कोशिश करेगा। बालक में यह विशेषता संवेदी चालक अवस्था में पाई जाती है। इस विशेषता को वस्तु अस्थायित्व कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो है उस वस्तु को भूलता नहीं। अगर कोई चीज देख लेगा तो वो बाद में उसे खोजेगा लेकिन भूलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जिन प्याजे डैश को महत्व देते हैं जबकि वाइगोस्की डैश को महत्वपूर्ण मानते हैं। वाइगोस्की किसे महत्वपूर्ण मानते हैं और जिन प्याजे किसे महत्वपूर्ण मानते हैं? तो कह रहा है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जिन प्याजे जो है वो क्रिया करने को महत्व देते हैं जिन प्याजे, जबकि वाइगोस्की जो है भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। वाइगोस्की किसे महत्वपूर्ण मानते हैं? भाषा को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नंबर 6 की बात करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में क्या विशेषता होती है? देखिएगा,
अच्छा लड़का अच्छी लड़की में ये चरण में जो विशेषताएं हैं, इसमें बच्चे ये चाहते हैं कि जब हम कुछ भी करें तो लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमें अच्छा कहें। हम जो है लोगों को दिखाने का काम करते हैं। इन इस सोसाइटी में किसी भी चीज़ों से हम लोग बचना चाहते हैं। कहने का मतलब किसी निगेटिव चीज़ों से बचना चाहते हैं, किसी गलत कामों से बचना चाहते हैं और खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना, दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे। यह महसूस करना कि खुद के लिए कानून और नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है। अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों में विश्वास करना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। तो यहाँ सही उत्तर आपका होगा दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे, दूसरों को खुश करे। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7, वाइगोस्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं? वाइगोस्की जो है कौन से कथन को मान्यता देते हैं? वाइगोस्की यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। परंतु वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं, इस अवधारणा की समझ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षक बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के अधिक अर्थपूर्ण ढंग से काम करने के लिए समझेंगे। शिक्षक लगातार विभिन्न गतिविधियों और समस्याओं के माध्यम से बच्चों की प्रगति का विश्लेषण और आकलन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, ले वाइगोस्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं? ले वाइगोस्की जो है संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं? तो सामाजिक व भाषा आधारित समझते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाए, सामाजिक व भाषा आधारित समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करती है। शिक्षार्थियों को वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए भय का उपयोग करती है। अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत मानती है। प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। देखिएगा, बाल केंद्रित का मतलब क्या होगा? बाल केंद्रित का मतलब होता है जो ऐसा एक समावेशी क्लास होना चाहिए जो छात्रों के अनुकूल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक कक्षा में एक बहुत तेज बच्चा है, एक जो मध्यम बुद्धि का बच्चा है और एक कमजोर बुद्धि का बच्चा है, तो सभी के समझने की क्षमता अलग अलग होगी। तो उसके अकॉर्डिंग उसे पढ़ाया जाए, उसके वो जैसा बच्चा इंटरेस्टेड होगा जिस तरह से उसे पढ़ाया जाए, उसके अकॉर्डिंग क्लास मिलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसे सिखाया जाना चाहिए। तो ये कहता है प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी प्रत्येक बच्चों पर आपको व्यक्तिगत ध्यान देना है जिससे कि बच्चों का डेवलपमेंट हो सके, उसे ही कहते हैं बाल केंद्रित कक्षा। सही उत्तर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, हावर्ड गार्डनर का क्या मानना था? हावर्ड गार्डनर का मानना था प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और ये मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धियां होती है अलग अलग मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ले वाइगोस्की के अनुसार निजी संवाद विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है। बच्चे स्वयं से बात करते हैं, इसका कारण यह है कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देना चाहते हैं। निजी संवाद बच्चे द्वारा जटिल कार्य करने के दौरान उनके व्यवहार को विनियमित करने में मदद करता है। जब कोई जटिल कार्य होता है तो बच्चे खुद से बात करते हैं और उस जटिल कार्य की समस्या का समाधान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, कथन ए, शिक्षिकाओं को यह मानना चाहिए कि उनके जेंडर से अनपेक्ष सभी बच्चों में तार्किक, गणितीय व भाषाई कौशल होते हैं। तर्क आर, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। ये बात तो सही है कि जेंडर के अकॉर्डिंग ही किसी बच्चों के अंदर भाषा का या किसी विषय का ज्ञान
नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि लड़का है, जैसे कई बार आपने पढ़ा होगा कि लड़कों के अंदर जो होता है वो गणितीय तार्किक क्षमता ज़्यादा होती है और लड़कियों के अंदर ऐसा नहीं होती। तो ये क्या है, ये जेंडर रूढ़िवादिता है। तो ये दोनों क्या होगा आपका, दोनों का दोनों सही है। कथन ए और तर्क आर दोनों आपका सही है, तो दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। एक शिक्षिका को अपनी कक्षाओं में किस प्रकार की विविधताओं को शामिल करना चाहिए? एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार की विविधता को शामिल करना चाहिए? आर्थिक, क्षेत्रीय, भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक। देखिएगा, उनको सभी प्रकार की विविधताओं को शामिल करना चाहिए। आर्थिक, क्षेत्रीय, भाषाई और सामाजिक सांस्कृतिक सभी। ये सभी ऑप्शन कहाँ है? तो ऑप्शन डी में है। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है? कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है। मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे कि पोर्टफोलियो, कक्षागत अंतःक्रियाएं शामिल होने चाहिए। मूल्यांकन में विभिन्न प्रकार के तरीके शामिल होने चाहिए। पोर्टफोलियो हो, कक्षागत अंतःक्रियाएं शामिल होने चाहिए। देखिएगा, यह कथन सामाजिक संरचना कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है। एक सामाजिक रचनात्मक वातावरण में छात्रों का मूल्यांकन उनके समग्र प्रदर्शन पर आधारित होना चाहिए और मूल्यांकन हमेशा रचनात्मक होना चाहिए। छात्रों को सामाजिक रचनात्मक वातावरण में अंकों या ग्रेड द्वारा चिन्हित नहीं किया जा सकता है। यानी छात्रों को सिर्फ उसके नंबर के लिए उसे प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए और नंबर देखकर उसे चिन्हित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है मेरा, इन प्रश्नों में कौन से कौशल का परीक्षण शामिल है? सभी बच्चे की जरूरतों, रुचि व योग्यताओं का सम्मान करते हुए शिक्षक एक प्रगतिशील कक्ष की रचना कैसे कर सकते हैं? प्रगतिशील कक्षा कक्ष की रचना कैसे कर सकते हैं? तो समस्या समाधान के द्वारा। समस्या समाधान के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। समावेशन को किससे बढ़ावा नहीं दिया जाता है? तो समावेशन को बढ़ावा किससे नहीं दिया जाता? लचीला समूहन से, इससे तो बढ़ावा दिया जाता है। उचित समायोजन, इससे ही बढ़ावा मिलता है। विभेदित निर्देश, इससे भी समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। नामीकरण व पृथकीकरण, इससे बढ़ावा नहीं मिलेगा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। समावेशन या समावेशी कक्षा का मतलब हो गया कि जब आपके क्लास में विभिन्न तरह के बच्चे होंगे तो उनको उनके अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाना होगा, उनके अकॉर्डिंग उनको शिक्षा देना होगा। तो ये सभी लचीला समूह होगा तभी इससे कर पाएंगे। उचित समायोजन होगा तभी। विभेदित निर्देश होगा और नामीकरण व पृथकीकरण ये नहीं हो सकता। यानी कमजोर बच्चा है तो उसका कोई नामीकरण कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं, ऐसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 17। विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों की प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों का क्या योगदान है? प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों का क्या योगदान है? तो सही उत्तर होगा, शिक्षक को खुद उदाहरण देने चाहिए और बच्चों को उनकी निजी जिंदगी में उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। शिक्षक को खुद उदाहरण देने चाहिए और बच्चों को उनकी निजी जिंदगी से उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। कथन ए, विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD है वो ऐसे सुनियोजित उपागम जिसमें दृश्य व श्रवणिक विकर्षण को कम किया जाता है, श्रवणिक विकर्षण को कम किया जाता है से लाभान्वित होते हैं। तर्क आर है, विद्यार्थी जिन्हें ADHD है उनकी ध्यान कर पाने की अवधि कम होती है वह उनका ध्यान आसानी से भंग हो जाता है। अब आपको सही विकल्प चुनना है। कहता है अतिक्रियाशीलता विकार, जैसे कि देखने में या सुनने में ऐसे जो छात्र होते हैं उनके लिए किस प्रकार का कार्य करना चाहिए? तो इसमें सही विकल्प आपका कह रहा है
ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। वह विद्यार्थी जिन्हें दृष्टिबाधिता है उनके समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? उनके समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? तो स्पर्शिक सामग्री व अन्य संसाधन जिनमें उभार हो का प्रयोग करना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो आदमी देख नहीं सकता, जो बच्चा देख नहीं सकता है, तो उसके लिए एक स्पर्शिक सामग्री यानी जो स्पर्श करके उभरा हुआ संसाधन ला करके ऐसे बच्चों का मदद किया जा सकता है। रचनात्मकता की सबसे विशिष्ट विशेषता है। रचनात्मकता की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है? अपसारी सोच। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अपसारी सोच का मतलब है कि आप एक ही चीज के लिए, एक प्रॉब्लम के लिए आपके दिमाग में कई आइडियाज है और जिसे आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं, जिसको डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। रचनात्मक की पहचान सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है क्योंकि यह कई संभावित समाधान प्रस्तुत करते हैं। कई संभावित समाधान प्रस्तुत करते हैं। अपसारी थिंकिंग का मतलब ही है कई समाधान आप एक साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। 21 नंबर। सक्रिय जुड़ाव का क्या अर्थ है? सक्रिय जुड़ाव का क्या अर्थ है? पूछताछ और जांच। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, पूछताछ और जांच। क्वेश्चन नंबर 22। ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है? ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है? तो पूर्व ज्ञान का संगठन व पूर्ण संगठन। बात सही है, पूर्व ज्ञान से भी जोड़ा जाता है। अन्वेषण व खोज, सामाजिक अंतःक्रियाएं। अन्वेषण और खोज करेंगे तब आपके अंदर क्या होगा? एक खोज के लिए आपके अंदर एक जिज्ञासा जगेगी, तभी आप उसमें और जानकारी ले पाएंगे। बच्चे देखते जब छोटे होते हैं तो बच्चे उसमें किसी चीज़ों के सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो ये अन्वेषण व खोज हो गया, ये भी सही है। और सामाजिक अंतःक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। ए बी सी यानी कि 1 2 3 तीनों सही है। तीनों कहा? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। कथन ए। शिक्षकों को माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपने संवेग को व्यक्त करने के लिए शब्दावली देने चाहिए व उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपनी अनुभूतियों के बारे में अपनी डायरी में लिखे। अपनी अनुभूतियों के बारे में अपनी डायरी में लिखे। तर्क आर। विद्यार्थियों को संवेग पहचानने और उसे अभिव्यक्त करने में मदद करने से संवेग को स्वनियमित करने को बढ़ावा मिलता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है मेरा। साधन लक्ष्य विश्लेषण है। साधन लक्ष्य विश्लेषण क्या है? तो साधन लक्ष्य विश्लेषण समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। समस्या के कई मध्यवर्ती लक्षणों में विभाजित, यानी समस्या को कई छोटे छोटे भागों में बांट देना, उसको सॉल्व कर लेना और फिर उस उपलक्ष्य को हल करने पर ध्यान, और फिर उस छोटा जब हो जाएगा, कोई भी चीज़ जब छोटा समस्या को बड़ा समस्या है तो उसको हम थोड़ा थोड़ा एक एक करके उस पर ध्यान देंगे और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में कौन से अभिलक्षण महारत उन्मुखी विद्यार्थियों पर लागू होते हैं? महारत उन्मुखी विद्यार्थियों पर लागू होते हैं। तो सही उत्तर होगा यह संरचनाओं को समझाने व सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। यह संरचनाओं को समझाने व सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी है और डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। के बाद पढ़ने की गतिविधि करने के बाद रोशनी विद्यार्थियों को इस प्रश्न पर मनन करने के लिए प्रोत्साहित करती, मनन यानी चिंतन करने प्रोत्साहित करती है। आपने अपने पाठक होने के बारे में क्या सीखा? रोशनी कौन से कौशल को बढ़ावा दे रही है? रोशनी जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछकर वो कौन से कौशल का बढ़ावा दे रही है? तो रोशनी जो है
अधिसंज्ञान को बढ़ावा दे रही है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए, अधिसंज्ञान। मेटा कॉग्निशन की बात कर रही है वो। अधिसंज्ञान का तात्पर्य है संज्ञान के बारे में ज्ञान। यह किसी समझ और प्रदर्शन की योजना, निगरानी और आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया को संदर्भित करता है। 27 कथन ए कह रहा है वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग करने के बहुत से मौके मुहैया करवाए जाएंगे। तरकार सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये बात सही, जब बच्चा कक्षा में बच्चों आपसी अंतःक्रिया व सहयोग करने के बहुत से मौके मुहैया कराए जाने चाहिए। बच्चा जिससे क्या होगा, बच्चा स्वयं से सीखेगा और सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो ये ए और आर दोनों आपका सही है। तो दोनों सही है, तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर, एक शिक्षिका को सीखने के प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई गलतियों व त्रुटियों के बारे में क्या करना चाहिए। गलतियों व त्रुटियों के बारे में क्या करना चाहिए, तो ये बच्चों में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करने के लिए उपयुक्त रणनीतियां सोचनी चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। बच्चों में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करने के लिए उपयुक्त रणनीतियां सोचनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निम्न में से वह उदाहरण चुने जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है, तो आंतरिक प्रेरणा कौन दर्शाएगा। सालू कक्षा में प्रथम आने के लिए कड़ी मेहनत करती है ताकि वह दूसरों पर हावी हो सके। तो ये तो आंतरिक नहीं है, ये तो दिखावा हो गया। रानी अपना प्रोजेक्ट कार्य पूरा करती है ताकि उसे प्रथम स्थान प्राप्त हो। ये भी उन्होंने सिर्फ नंबर लाने के लिए वो मेहनत कर रही है। रानी सजा से बचने के लिए दिए गए दत्त कार्य पर काम कर रही है। सजा से बचने के लिए, यानी कि वो भी किसी न किसी दिखावे का काम हो गया। उर्मिला अपने प्रोजेक्ट पर शोध करती है क्योंकि इस विषय में उनकी रुचि है। रुचि का मतलब क्या है कि वो आंतरिक सोच रही है, वो अपने अंदर से उनका सोच रही है। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाए, डी इज राइट आंसर। 30 नंबर मेरा क्वेश्चन है, यह देखते हुए कि उनकी कक्षा में बहुत से छात्रों को मानक अंग्रेजी में कठिनाई होती है और वह कक्षा में बात नहीं करते हैं, एक माध्यमिक विद्यालय के अंग्रेजी शिक्षक छात्रों को जिस भी भाषा में सहज महसूस करते हैं खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद वह छात्र की सोच को बढ़ावा देते हुए उनके कौशल को बढ़ाने के लिए अन्य वाक्यांशों को सीखने में उनकी मदद करता है। शिक्षक का शिक्षा शास्त्र किस दृष्टिकोण पर आधारित है। तो ये जो शिक्षा शास्त्र है वो शिक्षक का किस दृष्टिकोण पर आधारित है, तो ये सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण पर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। देखिएगा, अब हम लोग यहाँ से भाग 2 यानी कि सोशल साइंस की बात करेंगे, जिसमें हम लोग 60 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। भाग 2 है जो यहाँ से हम लोग SST देखेंगे। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देंगे। सब्सक्राइब इसलिए कर लिए कि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे, और साथ साथ हम आपको बता दें ये जो प्रीवियस ईयर के साथ साथ आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाला है। बहुत जल्द आप लोग को प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और इसका जो लैंग्वेज पेपर है हिंदी और इंग्लिश, वो भी वीडियो आप लोग को मिलेगा। तो अपने दोस्त मित्रों तक शेयर कर दीजिए, और प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सफलता के लिए। हमने एक वीडियो दिया भी है जिसपे आप लोग, जो लोग सीटेट का फॉर्म नहीं डाले हैं वो लोग फिर से डाल लेंगे, क्योंकि फिर से जो है 27 से 30 तक के लिए पोर्टल खुला रहेगा। तो आप लोग फिर से फॉर्म भर लें जो लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है। साथ ही साथ और बहुत जल्दी भर ले, क्योंकि फिर ऐसा नहीं हो कि पोर्टल अगर खुला है तो सर्वर स्लो हो जाए। इसलिए क्या कीजिए कि जब जिस दिन खुले उसी दिन और उसके एक दिन बाद तक एकदम कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, पुरातत्वविदों को भारत में नवपाषाण युगीन गर्तवास कहाँ मिले हैं। नवपाषाण युगीन गर्तवास कहाँ मिले हैं, तो ये मिला है ब्रजहोम में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाए, ब्रजहोम में। नवपाषाण काल पाषाण युग के अंतिम चरण को 8000
ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक परिभाषित करता है। यह वह समय था जब मानव ने पॉलिश किए हुए पत्थरों के औजार और खेती वाले पौधे का उपयोग करना शुरू कर दिए थे। पत्थर और हड्डियों से बुआई, जोतने और फसल काटने के लिए उपकरण बनाए जाते थे, नुकीले उपकरण बनाए जाते थे। 32 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेल है? तो बसने की प्रक्रिया का आरंभ करीब 12,000 साल पहले, बसने की प्रक्रिया का आरंभ करीब 12,000 साल पहले हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली के सुल्तानों के विषय में जानकारी के लिए तवारीख का विशेष महत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तवारीख के विषय में सही नहीं है? तवारीख के विषय में कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो तवारीख की भाषा अरबी थी, ये बात गलत है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, ये बिल्कुल सही है। तवारीख के लेखक अक्सर इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम पाने की आशा में लिखा करते थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट डी नंबर कह रहा है, ये लेखक शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे, ये बात भी सही है। तो आपका जो है बी, सी और डी सही है। आपका आंसर जो है तवारीख की भाषा अरबी नहीं थी। तो पूछ रहा कौन सा इसमें गलत है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम निम्नलिखित में से किस विषय पर लिखा गया था? लीला तिलकम किस विषय पर लिखा गया था? तो 14वीं शताब्दी में यह ग्रंथ जो है व्याकरण तथा काव्य शास्त्र पर लिखा गया था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, कथन ए और बी को पढ़े और सही विकल्प चुने। ए, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र में जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। राजपूताना कहते थे। बी नंबर, वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल राजपूत ही रहा करते थे। तो विकल्प जो है आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिएगा, ए आपका सही है और बी आपका गलत है। ए सही है किंतु बी गलत है। ये किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 36 क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन 1, धर्म में सामूहिक आस्था प्रायः स्थानीय समुदाय समूहों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती है। कथन 2, सन 700 से लेकर 1750 के बीच बड़े सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन आए और आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं उसे भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, उसमें भी महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो आपका विकल्प जो सही होगा, कथन 1 और 2 दोनों सही है तथा 1, 2 की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर मेरा क्वेश्चन है, ए तथा आर कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए तथा आर को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो पहला कथन कथन ए है, भारतीय व्यापार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज्यादा लाभ कमाया। भारतीय व्यापार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज्यादा लाभ कमाया। तो क्या होगा? कारण देखिएगा, उन्होंने भारतीय कपड़ा उद्योग को खरीदने के लिए कृषकों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा किया। तो यहाँ ए और आर दोनों बातें आपका सही है। अभिकथन और कारण दोनों सही है। तो कहाँ मिल रहा है आपका? दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है ए की, यानी आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 1793 अस्थायी बंदोबस्त के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन सा कथन सही है? राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। बी नंबर, उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। नेक्स्ट करा, जमींदारों ने जमीन में सुधार करना शुरू कर दिया। कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा ए, बी और सी। ए, बी और सी ये तीनों सही है। तीनों ऑप्शन सी में, सी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। अमर जीवन नाम की पुस्तक किस भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है? इसकी लेखिका कौन है? यह पहली लिखित आत्मकथा है। इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था रास सुंदरी देवी ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, रास सुंदरी देवी ने। अमर जीवन 1876 में प्रकाशित हुआ था। किसने लिखी थी? तो ये राम सुंदरी देवी ने लिखी थी। साथ ही किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। हरिदास ठाकुर निम्नलिखित में से किसके नेता थे? हरिदास ठाकुर किसके नेता थे? तो मतुआ पंथ के नेता थे। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है नीचे दिए गए कथन ए और बी को पढ़ना है आपको। तो कथन ए आपका जो है, राजा राम मोहन राय जैसे लोग का सुधारकों की तरह वर्णन किया गया है। आर नंबर कथन आर कह रहा है वे मानते थे कि अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना और परिवर्तन लाना जरूरी है। तो इन दोनों में कौन सा सही है? तो आपका ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। और ए सही व्याख्या, आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित कथन ए बी सी को पढ़े और सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करना आपको। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक इन 3 कालखंडों में बांटा था। इन 3 कालखंडों में बांटा था। दूसरा बी नंबर कह रहा है मिल के विचार में अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। सी नंबर मिल का राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्य बना सकता था। इन तीनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो बी और सी सही है और ए आपका गलत है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए बंगाल के राष्ट्रवादी कलाकारों ने रवि वर्मा की कला का स्वागत किया। रवि वर्मा की कला का स्वागत किया। कथन बी उन्होंने महसूस किया कि यह पूर्वी समाजों के सार तत्व को प्रस्तुत करता है। पूर्वी समाजों के सार तत्व को प्रस्तुत करता है। विकल्प ए सही होगा, बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है। इन सभी में सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों का दोनों गलत है। तो डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय योजना आयोग का गठन डैश हेतु नीतियों की योजना बनाने के लिए हुआ था। कौन सी योजना बनाने के लिए हुआ था? तो ये हुआ था आर्थिक विकास की योजना बनाने के लिए। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 मार्च 1950 को स्थापित किया गया था। भारतीय योजना आयोग का एक सरकारी निकाय था जो देश के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए योजना बनाया करता था। योजना आयोग का मूल उद्देश्य मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादकता को बढ़ाना, रोजगार को बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है यानी 45 नंबर। प्लूटो अब एक ग्रह क्यों नहीं है? प्लूटो अब एक ग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा नहीं है कि इसे ग्रह माना जाए। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लूटो की खोज 1930 में हुई थी। इसकी खोज के बाद के 76 सालों तक यानी 2006 तक इसे एक ही ग्रह माना जाता था। इसे एक ग्रह माना जाता था। बाद में इसे ग्रह से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया? क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा नहीं है कि इसे ग्रह माना जाए। 46 नंबर क्वेश्चन। यदि भारत में सुबह के 7 बजे तो उस समय लंदन में, जो कि यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच के पास स्थित है, में कितने बजे होंगे? ये होगा दोपहर के 1:30। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है भारत की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान मध्य हिमालय में स्थित है। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या है क्योंकि यहाँ कृषि हेतु
उपजाऊ भूमि है। पश्चिमी घाटों में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं तथा यहाँ अधिक जनसंख्या है। अधिक जनसंख्या है, तो सही उत्तर होगा ए और बी आपका सही है। ए और बी आपका सही है। ए बी सही कहाँ है? तो ए और बी मेरा सही है ऑप्शन सी में। सी इज राइट आंसर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्वेश्चन है, सुश्री सीमा को 21 अक्टूबर 2022 को लंदन में 2 बजे यानी दोपहर का समय था 2 बजे में होने वाले एक ऑनलाइन सेमिनार में भाग लेना है। भारत में बैठे बैठे उन्होंने किस समय पर ऑनलाइन जुड़ना होगा ताकि वह सही समय पर सेमिनार में भाग ले पाए। सही समय पर सेमिनार में भाग ले पाए, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 21 अक्टूबर 2022 को 7:30 अपहरण पर। 7:30 अपहरण पर। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 49 नंबर, मृदा के निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए। यानी मिट्टी के निम्नलिखित लक्षणों पर विचार करना है आपको। तो इनमें से निम्नलिखित लक्षण कौन कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं। पहले निम्नलिखित लक्षणों पर विचार करना है मिट्टी के। रंग, गठन, मोटाई, ह्यूमस की मात्रा और पारगम्यता, इनमें से कौन सा जो है इनके लक्षण है? तो उपरोक्त में कौन सा लक्षण जनक चट्टान द्वारा निर्धारित होते हैं? कौन से लक्षण है जो जनक चट्टान के द्वारा निर्धारित होते हैं? तो आपका ए रंग, बी गठन और ई पारगम्यता। ए बी ई। ए बी ई कहाँ है? तो ऑप्शन ई में है। सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। लगता है थोड़ा सा कलम का कलर चेंज कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है? 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है। कौन सी नदी है? तो यह है नर्मदा नदी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः किन खनिजों से बनी हुई है? सिलिका एवं मैग्नीशियम से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिलिका एवं मैग्नीशियम से। क्वेश्चन नंबर 52। भूमंडलीय तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग का संबंध निम्न में से किस गैस के बढ़ने के साथ है? किस गैस के बढ़ने के साथ है? तो ये हो जाएगा आपका ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 53 नंबर क्वेश्चन हमारा, कथन ए बी और सी को पढ़े। आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटता जाता है। भूमध्य रेखा की ओर घटता जाता है। तो आपका जो है ए और सी सही होगा, बी नंबर आपका गलत है। तो सही विकल्प का चुनाव करना है। तो ए सी कहां पे है? तो ए और सी ऑप्शन सी में है। सही उत्तर ऑप्शन सी। 54 नंबर क्वेश्चन मेरा, निम्न देशों में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूभागीय सीमा रेखा रखता है? यानी भूमि लैंड के साथ सबसे लंबा जुड़ाव भारत का किस देश के साथ है? तो वो है पड़ोसी बांग्लादेशी के साथ, बांग्लादेश के साथ। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाए, बांग्लादेश, जो 1971 में बना था। इसका जो कितना डिस्टेंस है? तो 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर जो है वो स्थलीय सीमा जो है हमारा भारत का और इस बांग्लादेश के साथ मिलता है, हमारा बांग्लादेश के साथ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर। 55 क्वेश्चन कह रहा है आपका, जनसंख्या पिरामिड जो कि आधार से चौड़ा है वह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? उच्च जन्मदर, उच्च जीवन प्रत्याशा, बच्चों की अधिक जनसंख्या, निम्न मृत्यु दर। तो उच्च जन्मदर दर्शाता है और बच्चों की अधिक संख्या दर्शाता है, जनसंख्या दर्शाता है, बच्चों की अधिक जनसंख्या। ए और सी। ए सी कहाँ मिल रहा है आपका? तो सही विकल्प आपको चुनना है। इन चारों में से सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और सी यहाँ मिल रहा है। सही उत्तर ऑप्शन ए। 56 क्वेश्चन कह रहा है, निम्न उदाहरण को पढ़ना है आपको, जो उदाहरण दिया गया है उसको पढ़ना है। अमेरिका के विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्ति के बाद
राजेश भारत छोड़कर अमेरिका में बस गया। प्रवास विषय पढ़ाते समय इस उदाहरण को किस चर्चा के लिए प्रयोग किया जा सकता है? चर्चा के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? अपकर्ष कारक एवं आप्रवास का, प्रतिकर्ष कारक एवं आप्रवास का, अपकर्ष कारक एवं उत्प्रवास, प्रतिकर्ष कारक एवं उत्प्रवास। तो ये होगा अपकर्ष कारक एवं उत्प्रवास। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस फसल की वृद्धि के लिए 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीले धूप की आवश्यकता होती है? कौन से फसल वृद्धि के लिए? तो ये हो जाएगा कपास। सही उत्तर ऑप्शन डी। 58, संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध किए गए नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट्स मूवमेंट, जिसमें सविनय अवज्ञा के शांतिपूर्ण तरीकों का प्रयोग किया गया था, का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किए थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। 59 क्वेश्चन आपका कह रहा है 59 नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। सुलभ एक संस्था जो पूरे भारत में स्वच्छ सेवाएं प्रदान करती है, वह एक डैश है। वह एक क्या है? वह एक क्या है? तो वह एक जो है गैर सरकारी संगठन है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। गैर सरकारी संगठन है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन भी करें। आप पहला नंबर है ए नंबर ऑप्शन कह रहा है, जिलाधीश राजनीतिक कार्यकारिणी का अंग होता है। गृह मंत्री राजनीतिक कार्यकारिणी का अंग होता है। जिलाधीश राजनीतिक कार्यकारिणी का अंग होता है। बी नंबर भी कह रहा, गृह मंत्री राजनीतिक कार्यकारिणी का अंग होता है। ए और बी तो विकल्प दिया गया है और आपको चुन के बताना है सही कौन सा होगा। तो आपका ए तो जिलाधीश जो होता है वो जिला का अधीश होता है, वो किसी राजनीतिक पार्टी का होता नहीं है। तो ए नंबर तो आपका गलत हो गया। गृह मंत्री ये होता है राजनीतिक पार्टी का, तो ये कार्यकारिणी अंग है। तो बी सही हो गया आपका। सही उत्तर ऑप्शन ए गलत है और बी सही है। कहाँ है? तो ऑप्शन डी में। 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक रूप से रोजगार की श्रेणी में नहीं है? आर्थिक रूप से रोजगार की श्रेणी में कौन सा नहीं है? तो ये है अनुशासित। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ये रोजगार की श्रेणी में नहीं है। 62, निम्नलिखित में से किसे भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के रूप में अभी भी कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? दहेज लेना, वैवाहिक बलात्कार, पत्नी को मानसिक यातना देना, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। इनमें से क्या सही हो जाएगा? इनमें से सही है आपका वैवाहिक बलात्कार। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, वैवाहिक बलात्कार। 63, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा संचालित एक प्रसिद्ध समाचार पत्र खबर लहरिया किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होती है? खबर लहरिया किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होती है? तो ये प्रकाशित होती है हमारे स्थानीय भाषा जो है वो है बुंदेली। कौन सा भाषा? बुंदेली। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं बुंदेली को ऐसे, बुंदेली। इसी तरह से आप बुंदेली लिख सकते हैं। ये बुंदेली भाषा में यह प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर। 64 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, संचार माध्यमों के संदर्भ में एक सजग दर्शक कौन होता है? संचार माध्यमों के संदर्भ में एक सजग दर्शक कौन होता है? तो सजग दर्शक कौन हो जाएगा? जो संचार माध्यमों के दर्शाए हुए विषयों का आनंद भी ले और उन पर प्रश्न भी उठाएं। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 65 नंबर, वह भारतीय संविधान की डैश में शामिल किए गए हैं। वह भारतीय संविधान की डैश में शामिल किए गए हैं। समावर्ती सूची में शामिल किए गए। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की समावर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। 66 नंबर, कौन सा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है? सर्वोच्च न्यायालय का कौन है? तो यह भारत संघीय न्यायालय।
सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत संघीय न्यायालय। ये जो है भारतीय संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है। यह दिसंबर 1971 में अस्तित्व में आया था। कब आया था? 1971 में ये अस्तित्व में आए थे। संघीय न्यायालय को 1935 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था और इसमें 1950 तक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तक कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, इनमें से कौन सा उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित 3 उच्च न्यायालयों में से नहीं था? 3 उच्च न्यायालयों में से नहीं था। वो है आपका कौन सा होगा? तो वह है आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 1869 में इसे आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था। 11 मार्च 1919 को इसका नाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय रखा गया था। 11 मार्च 1919 में इसका नाम बदलकर नाम बदलकर इसका इलाहाबाद उच्च न्यायालय रखा गया था। कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। ठीक है, इन तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। बाकी इनकी स्थापना जो थी 1869 में हुई थी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, जूठन के लेखक कौन है? जूठन के लेखक कौन है? तो ये जो है इनके लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 1997 में वाल्मीकि जी की आत्मकथा है, 1997 में इसे प्रकाशित किया गया था। और इनकी और भी कई रचनाएं हैं, सदियों का संताप, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये सब इनकी और भी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने भारत के किस समुदाय के हसीयकरण की स्थिति पर प्रकाश डाला था? मुस्लिम। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन ए, रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें किस व्यक्ति विशेष को उसके अपने विशिष्ट गुणों के साथ देखने से रोकती है? कथन बी, रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। सही उत्तर होगा आपका ए और बी दोनों सही है और बी ए की सही व्याख्या भी करता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है मेरा, भारत के अतीत के अध्यापन के लिए भारतीय इतिहास के काल विभाजन पर 2 कथनों का विश्लेषण कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कथन 2, यह काल विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। तो सही विकल्प आपको बताना है, इन चारों में से सही विकल्प आपका क्या होगा? तो मेरा सही विकल्प है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है, और कथन 2 जो है 1 की सही से व्याख्या करता है, डिफाइन करता है। तो सही आंसर मेरा ऑप्शन सी है। 72, सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित है। सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित क्या है? तो सामाजिक विज्ञान में जो सम्मिलित है वो हिस्ट्री है, यानी इतिहास, ज्योग्राफी भूगोल, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान, और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 73, अपने गांव में ऊर्जा के नवीकरणीय व अनवीकरणीय संसाधनों को वर्गीकृत करवाने हेतु एक शिक्षक निम्न में से क्या प्रयोग में ला सकता है? प्रयोग में क्या ला सकता है? तो उसे प्रयोग में क्या लाना है? तो वृत्त रेखा यानी पाई चार्ट। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, पाई चार्ट। क्वेश्चन 74, अन्य खोज से उपजी एक खोज द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण करने वाला अन्वेषण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो खुला अन्वेषण कहते हैं, खुला अन्वेषण कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है मेरा,
निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष अध्यापन की रणनीति है। प्रत्यक्ष अध्यापन की रणनीति क्या है? शिक्षक प्रस्तुतिकरण, कक्षा निरूपण, कक्षा परिचर्चा और अन्वेषण। इन चारों में से क्या आएगा? इन चारों में से जो आएगा वो हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे, और ऑप्शन मेरा जो है ए, बी और सी आएगा, ए बी सी। तो सही उत्तर अभी सी कौन है? ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन पे आइए। आपकी दैनिक सामाजिक विज्ञान कक्षा की पाठ योजना के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो सही होगा आपका पाठ योजना को सुनमय और कक्षा के लिए निर्धारित अवधि की तुलना में थोड़ा छोटा होना चाहिए। निर्धारित अवधि की तुलना में थोड़ा छोटा होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन पर विचार करते हैं हम लोग। आइए 77 है, लिखित सामग्री यानी टेक्स्ट का विविध तरीके से पाठ किया और अर्थ निकाला जा सकता है। उपरोक्त कथन उपलक्षित करता है। क्या करता? उपरोक्त कथन उपलक्षित करता है। शिक्षकों का अध्यापन के लिए पाठ्य सामग्री का पुनः चयन, पुनः परिभाषित करना एवं पुनः अर्थ निकालना आवश्यक है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए। शिक्षकों का अध्यापन के समय पाठ्य सामग्री का पुनः चयन और पुनः परिभाषित करना एवं पुनः अर्थ निकालना आवश्यक है। 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नियम एवं कानून के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है 78, निम्नलिखित में से कौन सा नियम एवं कानून के सामाजिक अधिगमों को बढ़ावा देगा? तो सही उत्तर होगा सामूहिक परिचर्चा। ऑप्शन डी राइट आंसर। 79, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है कि छात्रों ने विविधता विषय पर आलोचनात्मक चिंतन विकसित कर लिया है? आलोचनात्मक चिंतन विकसित कर लिया है। तो विविधता और असमानता के बीच अंतर कर पाना, विविधता और असमानता के बीच अंतर कर पाना। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 80 नंबर मेरा क्वेश्चन है, अति उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टूनों की कोई भूमिका नहीं है और वे विवाद पैदा करते हैं। वे कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि सामाजिक विज्ञान विषय बहुत ही नीरस है। अधिगमकर्ताओं को कक्षा में पाठ्य पुस्तक की ओर आकर्षित करते हैं। एक बड़े समाज के मूलभूत मुद्दों को उठाते हैं। एक बड़े समाज के मूलभूत यानी जो जरूरी मुद्दे हैं उसको उठाते हैं और उन्हें अधिगमकर्ता ने अपने आसपास की चीजों से जोड़कर देख पाता है। अधिगमकर्ता अपने आसपास की चीजों से जोड़कर देख पाता है। सबसे सही आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। 81, सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र में अन्वेषण रणनीति की मौलिक उपयोगिता है। मौलिक उपयोगिता है। तो सही उत्तर होगा छात्रों में वैज्ञानिक पद्धति और रुचियों को विकसित करने के लिए। छात्रों में वैज्ञानिक और रुचियों को विकसित करने के लिए, वैज्ञानिक पद्धति विकसित करने के लिए। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 82 नंबर, कक्षा में जब शिक्षक बहुत प्रकार की चट्टानें दिखाते हैं तो उनमें से दिखाए गए चट्टानों को विद्यार्थी अग्नि चट्टान के रूप में पहचान लेते हैं। वह बच्चा श्रेणीयत एवं वर्गीकरण कर रहा है। श्रेणीयत एवं वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कर रहा है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 83, सबसे सही या उपयुक्त विकल्प का चयन करना है आपको। इतिहास में तिथियों और उन्हें याद करने के डर को दूर करने के लिए, याद करने के डर को दूर करने के लिए एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को कोशिश करनी चाहिए। आपको किस प्रकार का प्रयास करना है कि बच्चों के अंदर से ये डर निकल जाए कि उसको तिथि याद करना होता है या कुछ उसे लग रहा है टफ है हिस्ट्री, तो ये सब उसके दिमाग से निकल जाए। ऐसा क्या करना आपको?
तो पहला आपका कह रहा है विद्यार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण तिथियां याद कराने के लिए समझाना चाहिए ताकि वे परीक्षा पास हो सके। संस्कृति के समाज में आए परिवर्तनों को दर्शाने के लिए विभिन्न समय के लोगों की कहानियां व विचारों पर जोर देना चाहिए। तो ए और बी इन दोनों में क्या सही होगा? ए और बी दोनों में क्या सही होगा? तो देखिएगा इन दोनों में ए बी, आपका ऑप्शन यहां सी भी दे रहा है। देखिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर देखा जाए तो हमारे हिसाब से सिर्फ बी सही है, क्योंकि सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए बच्चों को ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बी भी है, सी भी है, ए बी ए सी और ए बी सी तीनों कह रहा है, यहाँ बी सी कह रहा है। तो बी तो मेरा यहाँ सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो सिर्फ आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें केवल अगर बी लिखा रहता इस ऑप्शन में, अगर यहाँ से दोनों को काट दो और केवल बी होता तो हम लोग इसे सही टिक आउट कर लेते, क्योंकि बच्चों को जो है, जो समाज में जो जिस समय परिवर्तन आए हैं उसको कहानियों के माध्यम से उसको समझाया जाएगा, तो बच्चों को जो है रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर। उपनिवेशिक भारत में शिक्षा पद्धति की चर्चा हेतु किस स्रोत को प्राथमिक स्रोत मानेंगे? प्राथमिक स्रोत मानेंगे जेम्स मिल का ब्रिटिश भारत का इतिहास। जेम्स मिल का ब्रिटिश भारत का इतिहास, सही उत्तर ऑप्शन बी। 85 एक अध्यापक कक्षा के विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांट देता है और हर समूह के लिए कार्य निर्धारित करता है। जब तक कि विद्यार्थी अपने कार्य को कर रहे हैं, अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो अध्यापक को जो है एक समूह से दूसरे समूह में जाकर विद्यार्थियों के संदेह को दूर करना चाहिए। विद्यार्थियों के संदेह को दूर करना चाहिए, यानी उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, उनकी समस्याओं को देखना, अगर कोई मिल रहा है, कोई समस्या उनको आ रही है तो उस समस्याओं का समाधान कर देना चाहिए, उस समस्याओं को हल करना चाहिए। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर। सामाजिक विज्ञान आकलन में दिया गया कार्य रचनात्मक कहलाएंगे यदि वह सहयोग आधारित है, परिचर्चा आधारित है, प्रतिक्रिया है, हर सप्ताह की जाए। सही उत्तर क्या होगा आपका? सही उत्तर होगा आपका ए, बी और सी। नीचे उपयुक्त विकल्प में से चयन करना है, तो ए, बी, सी तीनों सही होगा। आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ए, बी और सी सही होगा। 87 विद्यार्थियों की दिशा संबंधी जानकारी के आकलन में निम्न में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है? कौन सा संसाधन प्रासंगिक है? तो यह हो जाएगा आपका ग्लोब, ग्राफ, टाइमलाइन, मानचित्र। ग्लोब, ग्राफ, टाइमलाइन, मानचित्र। तो आपका ये ग्लोब हो जाएगा और मानचित्र हो जाएगा, ग्लोब और मानचित्र। तो ऑप्शन ए और डी कहाँ मिल रहा है? तो ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन 1, रिफ्लेक्टिव चिंतन एवं अन्वेषण समस्याओं एवं प्रश्नों में विद्यार्थियों के सक्रिय भागीदारी के विचारों पर आधारित है। कथन 2, अन्वेषण ऐसे प्रश्नों के साथ संबंध रखता है जिनका उत्तर आंकड़े मात्र से नहीं दिया जा सकता है, जबकि रिफ्लेक्टिव चिंतन पूर्वानुमान लगता है कि पर्याप्त आंकड़े समस्या सुलझाने में विद्यार्थियों को सहायता करेंगे। तो इनमें से सही विकल्प बताना है आपको। कौन सा सही विकल्प है? कथन 1 सही है, परंतु दूसरा आपका गलत है। तो ये कहाँ आ रहा है? ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। 89 नंबर मेरा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में रचनात्मक आकलन का उद्देश्य बताना है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में रचनात्मक आकलन का मोटिव आपको बताना है, यानी उद्देश्य। पहला, प्रत्येक विद्यार्थियों की आवश्यकताएं और अधिगम की शैली का पता करना, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी मूल पाठ सीख गए हैं, अध्यापन अधिगम संसाधनों को सुधारना, स्व आकलन की प्रक्रियाओं में अधिगमकर्ता को सम्मिलित करना। ए, बी, सी, डी इन चारों में से कौन सा आपका विकल्प सही है, ये आपको बताना है। तो उपयुक्त विकल्प का चयन करना है आपको। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा ए, सी और डी। ए,
सी और डी। कहाँ है? तो ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आकलन के निम्नलिखित स्तरों को बढ़ते क्रम में लगाएं। पहला है सूचना अभिलेखन, सुधार के लिए सूचना का उपयोग, अध्यापन एवं अधिगम के प्रभाव की सीमा के बारे में सूचना संग्रहित करना, एकत्रित सूचना का विश्लेषण करना एवं रिपोर्ट बनाना। तो ए पूछ रहा है आपसे कि इनमें से बढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका सी होगा 1 नंबर पे, उसके बाद आपका ए होगा, तब मेरा जाके तीसरे नंबर पे डी होगा और चौथे नंबर पे बी होगा। तो ये कहा किस विकल्प में मिल रहा है? तो विकल्प 1 में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने पूरा आपको 90 क्वेश्चन दिया है। जो लोग चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्त मित्रों छात्रों तक जो भी आपके हैं उन तक शेयर कर दिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हमने ही कल एक वीडियो भी डाला है, आपको लोग को जो है सीटेट की तरफ से जो 25 तारीख को एक फिर से एक लेटर जारी किया गया, वो हम आप लोग को जो है मेरे टेलीग्राम पे आप लोग को मिल जाएगा। हम आज ही डाल देते हैं, तो वो से देखिएगा। लगभग जो है 25 लाख से ऊपर फॉर्म फिल हो चुके हैं। अभी फिर से डेट ओपन होगा, तो मुझे लगता है 30 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे। तो और इसका जो है 12-13% बच्चे ही पास करते हैं। रीजन यही है कि प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए, हमारे चैनल के साथ बनिए, और आपको जहां कहीं भी कुछ डाउट लगता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।